जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि लुओ फेंग की फाइट हो रही थी इंसेक्ट क्वीन से, और इंसेक्ट क्वीन की पूरी इंसेक्ट आर्मी बहुत ही ज्यादा पावरफुल और तादाद में काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से लुओ फेंग के लिए उनके साथ फाइट करवाना मुश्किल हो रहा था। तो इसीलिए वो सीक्रेटली इंसेक्ट क्वीन के ऊपर सोल अटैक करने का डिसाइड करता है, और इंसेक्ट आर्मी के साथ फाइट करते हुए उसे जैसे ही एक ओपनिंग नजर आती है तो उसने फौरन इसका फायदा उठाते हुए इंसेक्ट क्वीन के ऊपर अपना सोल अटैक कर दिया था, जिससे इंसेक्ट क्वीन काफी इफेक्ट हुई थी। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होता है, हम देखते हैं कि लुओ फेंग के सोल अटैक ने अपना काम कर दिया होता है, जिसकी वजह से इंसेक्ट क्वीन अब अपने माइंड में खो गई थी, जो देखकर फेंग स्माइल करते हुए अपने मन ही मन कहता है, मेरे स्पिरिचुअल अटैक ने अपना काम कर दिया और अब मैं अपनी वेन सीलिंग के अटैक को तुम्हारी बॉडी पर इस्तेमाल करूंगा। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि लुओ फेंग ने अपना वो अटैक इंसेक्ट क्वीन के ऊपर कर दिया था, जिसकी वजह से फेंग इंसेक्ट क्वीन के माइंड के अंदर घुस चुका होता है, और वहां पर पहुंचकर वो देखता है कि इंसेक्ट क्वीन के माइंड में तो बहुत सारी व्हाइट कलर्स की बॉल्स हैं। उन्हें देखते हुए वो कहता है, ये लाइट बॉल्स, लगता है कि यही इंसेक्ट क्लैन क्वीन की एनर्जी कोर्स हैं। ये कहते साथ साथ हम देखते हैं कि फेंग को इंसेक्ट क्वीन की मेमोरीज भी रिसीव हो रही थी, जिनकी वजह से उसके सर में बहुत तेज दर्द हो रहा होता है, क्योंकि ये मेमोरीज बहुत ही ज्यादा खौफनाक थी। इसीलिए वो कहता है, इसकी स्पिरिचुअल पावर तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब थोड़ी देर तक दर्द बर्दाश्त करने के साथ ही फेंग अपनी वेन सीलिंग टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है। सोल सीलिंग टेक्निक के एक्टिवेट होते साथ ही इंसेक्ट क्वीन की सभी लाइट बॉल्स गोल्डन कलर में चेंज होना शुरू हो गई थी, और फिर वो एकदम से लुओ फेंग की बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती हैं, और इसी वजह से फेंग को इंसेक्ट क्वीन की बहुत सारी मेमोरीज भी मिल रही थी, और इन सब को फील करते उसे बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि वो इस टाइम उस जगह पर मौजूद है, और उस जगह पर हुई तबाही को देखकर वो कहता है, यहाँ पर तो बहुत ज्यादा तबाही मची हुई है, और साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यादों के समंदर में पूरी तरह से डूब गया हूँ। यहाँ पर फेंग ये भी देख रहा था कि कैसे दूसरे पावरफुल लोगों ने इंसेक्ट क्वीन के प्लेनेट के ऊपर अटैक करके उनके पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और फिर अब फेंग जैसे ही वहाँ पर मौजूद एक वेपन को टच करता है तो उस वेपन की आइस पावर्स फेंग के हाथ पर भी आ गई थी। फेंग उन्हें नोटिस करते हुए कहता है, हालांकि मैं वर्चुअल स्पेस में हूँ और ये मेरी एक वर्चुअल ओपोनेंट है, लेकिन इसकी इन मेमोरीज को देखकर ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये पुरानी मेमोरीज हैं, और ये इस बैटलफील्ड पर जो ब्लड की स्मेल है ये बिल्कुल फ्रेश है। वो भी इतना बोल ही रहा था कि तभी अचानक से उसके सर में फिर से जोरदार दर्द होने लगता है, और ये दर्द इतना ज्यादा था कि फेंग से बर्दाश्त भी नहीं हो पा रहा होता, तो अपने दोनों हाथों से सर को पकड़कर वहां पर बैठ जाता है। इसी के साथ सीन कट होता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है मास्टर कांग बू को, जो मास्टर जियो जियान के पास आकर उन्हें बताते हैं, मास्टर हमने सिस्टम में हैकिंग के ट्रेसेस को ढूंढ लिया है। किसी दूसरे क्लैन ने हमारे सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की है, और उन्होंने हमारे सिस्टम में इंसेक्ट क्लैन क्वीन के डाटा को ओरिजिनल डाटा से चेंज कर दिया है। फिलहाल तो हमने इस सारे मैटर को टाइम पर ही संभाल लिया है, लेकिन अभी भी हैकर के बारे में मालूम नहीं हुआ कि वो कौन है। हम उस हैकर की लोकेशन को ढूंढ रहे हैं। जिस पर मास्टर जीव जियान कहते हैं, ये दूसरे क्लैन वाले हमारे सिस्टम के अंदर इस कदर घुस आएंगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हमें इन्हें जल्द से जल्द पकड़ना होगा, अदरवाइज इनके पर और भी ज्यादा निकल आएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्वीन की मेमोरीज के अंदर लुओ फेंग की हालत काफी खराब थी, जबकि यहाँ रियल में उसके ऊपर इंसेक्ट क्वीन के बहुत सारे इंसेक्ट मॉन्स्टर्स हमला करने के लिए आ रहे होते हैं, और हमें यहाँ पर यह सब कुछ बहुत ही स्लो मोशन में दिखाया जाता है। फेंग इंसेक्ट क्वीन को देखते हुए सोचता है, ये इंसेक्ट क्वीन पहले ही सिस्टम सिमुलेशन कवरेज की रेंज से बाहर है, ये तो बिल्कुल रियल है, यहाँ पर कुछ तो गलत है। मुझे ऐसी फीलिंग वर्चुअल स्पेस में पहले कभी भी नहीं आई। फेंग अभी इतना सोच रहा था कि तभी अचानक से उसे महसूस होता है कि इंसेक्ट क्वीन का ऑरा एकदम से बदल सा गया है, इसलिए वो शॉक होते हुए कहता है, ये क्या? इस इंसेक्ट क्वीन के अंदर से रियलिटी की वो टेरिफाइंग सेंस अचानक से गायब हो गई। इसी के साथ स्लो मोशन सीन खत्म होता है और हम देखते हैं कि बहुत सारे इंसेक्ट सब लुओ फेंग के ऊपर हमला करने के लिए आ रहे थे, और अब क्योंकि लुओ फेंग को भी मालूम हो चुका है कि रियल इंसेक्ट क्वीन जा चुकी है, इसीलिए फेंग भी बड़ी तेजी के साथ अपने ओरा को रिलीज करता है, और उसके ओरा के रिलीज होते ही हम देखते हैं कि बहुत सारे इंसेक्ट मॉन्स्टर तो यूं ही मारे जाते हैं, जिसकी वजह से फेंग को भी समझ आ गया था कि वर्चुअल स्पेस में जो कोई भी गड़बड़ी है वो ठीक कर दी गई है। तो वो भी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए तेजी के साथ इन मॉन्स्टर्स को मारने लगता है, और ट्रायल टावर 7 की स्टेज 6 को क्लियर करने में लग जाता है। वही हमें रैंकिंग लिस्ट में दिखाया जाता है कि डेथ गॉड बोलन की पोजीशन अभी भी नंबर 1 है, जबकि लाइट वोका की पोजीशन सभी जीनियस इसमें से नंबर 8 पर है, और रोंगजुन नंबर 4 पे, और एएचएन नंबर 3 पे, जबकि फैंटम जेलास वो तो रैंकिंग लिस्ट में 128 पर होता है। इन सभी लोगों की पोजीशन इसलिए दिखाई जा रही है क्योंकि ये सभी के सभी अब अपने ट्रायल्स को कंप्लीट करके बाहर आ चुके हैं, और ये सब भी रैंकिंग लिस्ट में अपनी अपनी पोजीशंस देख रहे होते हैं। लाइट वोका और रोंगजुन तो अपनी पोजीशंस देखकर काफी खुश हो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मास्टर कबू कहते हैं, हालांकि बोलन ट्रायल टावर 7 के लेवल 6 पर रुक गया था, पर फिर भी उसका स्कोर बाकी सभी पार्टिसिपेंट से बहुत ज्यादा हाई है, और इसकी एबिलिटीज वाकई रिमार्केबल है।
और सभी वॉरियर्स भी ट्रायल टावर से बाहर आ चुके हैं, सिर्फ लुवो फेंग को छोड़कर। वो अभी तक ट्रायल टावर के अंदर फाइट कर रहा है। उसकी इंसेक्ट क्लैन के अगेंस्ट फाइट लंबी होती जा रही है। तभी हमें यहाँ पर रैंकिंग लिस्ट में लुवो फेंग की पोजीशन भी दिखाई जाती है, जो कि अभी पोजीशन 132 पर होता है। इसी के साथ हम ट्रायल टावर के अंदर लुवो फेंग को देखते हैं, जो कि बहुत सारे इंसेक्ट्स को मारकर उनका पूरा एक बड़ा सा पहाड़ बनाकर उनके ऊपर खड़ा होता है। और अब इतने सारे इंसेक्ट्स को मारने के बाद वो अपने मन में सोचता है, ये मेरे लिए एक अच्छा मौका है। मैं इनके बारे में जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करता हूँ, उतना ही मेरा लेवल एडवांस होता जा रहा है। जबकि मदर नेस्ट की फाइटिंग पावर भी बड़ी तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। इसी के साथ हमें रैंकिंग लिस्ट में फेंग का नेम दोबारा से दिखाया जाता है, जो कि अब रैंकिंग लिस्ट में 81 पर आ चुका होता है। इसी बीच फेंग के आसपास बहुत सारे इंसेक्ट मॉन्स्टर्स इकट्ठा हो चुके थे, तो वह दोबारा से उनके साथ फाइट करने लग जाता है। बाहर मौजूद ऑडियंस फेंग की रैंकिंग को इतनी तेजी के साथ बढ़ता हुआ देखकर उसे चीयर कर रही होती है और साथ ही साथ बहुत खुश होती है। जबकि फेंग उन इंसेक्ट मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करते हुए कहता है, ये मेरे लिए इन इंसेक्ट मॉन्स्टर्स के बारे में जानने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फेंग की रैंकिंग को इतनी तेजी के साथ बढ़ते हुए देखकर सभी वॉरियर्स बहुत हैरान हो रहे थे कि आखिर कैसे कोई ऐसा कैसे कर सकता है। तभी इसी बीच हमें यहाँ पर 9th प्रिंसेस को भी दिखाया जाता है, जो गुस्से के साथ टेबल के ऊपर पंच मारते हुए कहती है, ये बहुत बुरा है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो फिर तो एम्परर पूरी तरह से लुवो फेंग और 3x माउंटेन का साथ देंगे। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसी के साथ सीन कट और तरह में दिखाया जाता है लुवो फेंग को, जो कि इंसेक्ट क्लैन के मॉन्स्टर्स के साथ तब तक फाइट करता है जब तक कि उसकी पावर्स ड्रेन नहीं हो जाती और वो हार नहीं जाता। अपनी पूरी जान लगा देने के बाद जब वो कंपटीशन से बाहर आता है, तो वो देखता है कि रैंकिंग लिस्ट में अब उसका रैंक नंबर 3rd पर होता है। फेंग की इस कामयाबी को देखकर मास्टर कांगबो भी काफी खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि लुवो फेंग यहाँ पर पूरे यूनिवर्स के जीनियस इसमें से नंबर 3rd पर आया है। और ये देखकर ग्रैंडपा हारग्रेव बेचारे तो अपने थ्रोन पर गिर चुके थे, जबकि 9th प्रिंसेस गुस्से में अपने दांत पीस रही होती है। तभी उनके पास एम्परर का भेजा हुआ एक ऑफिसर आता है, जो एम्परर के ऑर्डर्स को उन्हें बताने के लिए आया था। वो उन्हें एम्परर के ऑर्डर्स बताता है, हारग्रेव आप किंगडम को काफी अरसे से मैनेज करते आ रहे हैं और आपने किंगडम के लिए बहुत हार्ड वर्क भी किया है, और अब हम 3 वर्ल्ड मास्टर लेवल इंडिविजुअल्स को आपके पास डिप्यूटी जनरल बनाकर भेज रहे हैं मैनेजमेंट को असिस्ट करने के लिए। और इसी के साथ साथ हमने ब्रोलिन को किंगडम एथिक्स टीम का हेड बना दिया है। ये सब कुछ कल से शुरू होगा। ये ऑर्डर सुनाने के बाद वो ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। उसके जाते साथ ही ब्रोलिन जोर के साथ जमीन के ऊपर किक करते हुए कहती है, उन्होंने मुझे एक बेकार सी पोजीशन दे दी है। और फिर वो और भी ज्यादा गुस्सा करते हुए कहती है, उन्होंने किसी और को भेज दिया आम की जगह लेने के लिए। इसके पीछे जरूर 3x माउंटेन का ही हाथ है। वो सिर्फ एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। क्या एम्परर ये सब सिर्फ लुवो फेंग की वजह से कर रहे हैं? ग्रैंडपा, मैं ये सब नहीं मानूंगी। जिस पर ग्रैंडपा हारग्रेव कहते हैं, ना चाहते हुए भी हमें ये मानना ही होगा। वो लुवो फेंग सिर्फ एक कदम पीछे है और वो ऑलरेडी वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के कोर लेवल में इंटर हो गया है। किंगडम के कैरेक्टर के अकॉर्डिंग कोई भी उसे ऑफेंड नहीं कर सकता। अपने ग्रैंडपा के मुंह से ये सारी बातें सुनकर 9th प्रिंसेस को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर बेचारी यहाँ बिल्कुल बेबस होती है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है नोलांसन क्लैन को, जो कि अपने स्पेसशिप को लेकर बड़ी तेजी के साथ यूनिवर्स में कहीं जा रहे थे। हम नोलांसन क्लैन के हेड को देखते हैं, जो कि अपना सर पकड़कर बैठे हुए थे। तभी उनकी एआई उनके पास आती है और कहती है, सर हमारा स्पेसशिप हिलियोंगशन किंगडम की टेरिटरी से निकलने ही वाला है। ये सुनते साथ ही क्लैन लीडर को कुछ याद आता है और हमें उनकी एक पुरानी मेमोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर वो बोल रहे थे, जिसके पास पावर होती है वही यूनिवर्स में रूल करता है। ये सोचकर वो निराश होते हुए कहते हैं, ये वाकई ही रूल है। और यहाँ पर वो सिर्फ लुवो फेंग के पावरफुल होने की वजह से ही इस टेरिटरी को छोड़कर भाग रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उनका लुवो फेंग के सामना हुआ तो वो नहीं बच पाएंगे। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है लीडर होंग को, जो कि यूनिवर्स में बैठे अपने मास्टर के साथ कल्टीवेशन कर रहे थे। तभी उनके रिस्ट डिवाइस पर नोटिफिकेशन आता है, जिसमें लुवो फेंग के जीनियस बैटल में 3rd नंबर पर आने की न्यूज आ रही थी, जिसे देखते हुए वो कहते हैं, कांग्रेचुलेशन 3rd ब्रदर। वही रोंग जुन भी लुवो फेंग को रैंकिंग लिस्ट में नंबर 3rd पर देखते हुए कहता है, लुवो फेंग अब तो मैं तुम्हारे साथ और भी ज्यादा फाइट करना चाहता हूँ। अब इसके बाद वहाँ पर आते हैं मास्टर जियो जियान, जो अनाउंस करते हुए सभी जीनियसिस को बताते हैं, ट्रायल टावर का सिलेक्शन टेस्ट खत्म हो चुका है। रैंकिंग लिस्ट के अकॉर्डिंग टॉप 1000 पार्टिसिपेट्स फाइनल सिलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। और इसी के साथ उन सभी टॉप 1000 वॉरियर्स के नाम वहां पर शो किए जाते हैं। तो अब मास्टर जियो जियान फाइनल सिलेक्शन के बारे में बताते हैं कि इसमें क्या होगा। इस फाइनल सिलेक्शन में 1-on-1 मैच होंगे और कंपनी इन सभी 1000 वॉरियर्स को ग्रुप्स में डिवाइड करेगी, जिसमें 1-on-1 फाइट करने के बाद सभी वॉरियर्स एक दूसरे को हराते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। और अब इसके बाद वो फाइनल बैटल के प्राइजेस के बारे में बताते हैं, जिसमें रैंक 101 से लेकर 1000 तक के वॉरियर को 10 हुन युआन प्राइज के तौर पर मिलेंगे और साथ ही उन्हें कल्टीवेशन करने के लिए एपोकलिप्टिक ए रीजन में जाने देंगे। ये सब कुछ कोइजन भी बड़े ध्यान से सुन रहा होता है।
और रैंक 11 से लेके 100 तक के वॉरियर्स को 100 हुन युआन प्राइस के तौर पर दिए जाएंगे और साथ ही उन्हें कल्टीवेशन के लिए स्काई एंड अर्थ एयर जोन में जाने दिया जाएगा। ये जानकर कोइजन काफी हैरान होता है। इसके बाद मास्टर ज्यूजियान आगे और बताते हैं रैंक 3 से लेकर 10 तक के वॉरियर्स को 1000 हुन युआन प्राइस के तौर पर दिए जाएंगे और उन्हें कल्टीवेशन के लिए अर्ली एयर जोन में जाने दिया जाएगा। ये सुनकर तो कोइजन बेचारे का मुंह खुले का खुला रह गया होता है। तभी मास्टर ज्यूजियान और बताते हैं रैंक 1 और 2 के वॉरियर्स को 10,000 हुन युआन प्राइस के तौर पर दिए जाएंगे और उन्हें कल्टीवेशन के लिए एंशियंट एयर जोन में जाने दिया जाएगा। ये सुनकर कोइजन का मुंह तो इतना ज्यादा खुल चुका था कि उसके अंदर मक्खियों का पूरा झुंड घुस जाए। फिर वो अपने मुंह को संभालते हुए कहता है इतना ज्यादा। अब फिर हमें कोइजन हुन युआन्स के बारे में बताता है कि आखिर इनकी वैल्यू क्या है। वो बताता है कि एक हुन युआन 1 ट्रिलियन यूनिवर्स कोइंस के बराबर है और 33 ट्रिलियन क्यानवू कोइंस के बराबर है। और अगर मैं इन्हें हिलियोंग कोइंस में एक्सचेंज करूं तो फिर तो ये 33 लैक्स ट्रिलियंस बनेंगे। कोइजन तो ये सब सोचकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है, जबकि वहीं दूसरी तरफ जितने भी जीनियसिस इस बैटल में सिलेक्ट हो चुके थे वो सभी के सभी ये सोचकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि 10 हुन युआन तो कंफर्म मिलने ही मिलने हैं। जबकि फैंग इन सभी रिवॉर्ड्स की तरफ देखते हुए सोचता है प्राइज में 4 तरह के एयर जोन्स के बारे में बताया गया है। इसी से हमें पता चलता है कि फैंग को एयर जोन्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं मालूम। अब इससे पहले कि बुबाता उसे इसके बारे में और भी डिटेल में बताती, तभी ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि आखिर ये एयर जोन्स क्या है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड भी आपको जल्द से जल्द मिल जाए तो इस वीडियो के नीचे 1000 कमेंट्स कंप्लीट कर दो और नेक्स्ट एपिसोड आपको कल ही मिल जाएगा।